हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल को सॉल्व करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 4 तक देख लिया होगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा जो आप लोग को पार्ट 4 कैसा लगा, यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया है आप लोगों को, मतलब एग्जाम्पल के सारे प्रश्न को सॉल्व करवाया है और जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सभी आपको मैंने क्लियर किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग अब समझने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो क्या है। वैसे तो आप लोगों ने सभी प्रश्न को पढ़ ही लिया होगा, मैं फिर भी आप लोगों को पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है मेरा, जो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। वैसे आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन आपको साइड में दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ मतलब पढ़ के समझाता हूँ। जो क्वेश्चन कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, अपने कारण के साथ उत्तर देने के लिए बोला है हमारा। ये प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे भाइयों। कैसे? क्योंकि जीरो मेरा एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये क्या है तो परिमेय मतलब प्राकृत संख्या नहीं है। तो कारण हम क्या लिखेंगे, कारण भी यही लिखेंगे। क्या बस सिंपल सा एक ही कारण है। हाँ, अगर यहीं पे हमारा जीरो को अगर छोड़ के बात करता है, जो जीरो को छोड़कर क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं मतलब प्राकृत संख्याएं हैं तो हो जाता, तब हमारा वो सारी संख्याएं हो जाता। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कारण में, क्योंकि जीरो तो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर बोल रहा है मेरा प्रश्न में, जो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ये सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक ये एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी संख्या रेखा पर पूर्णांक होता है वो सभी परिमेय संख्या हो। जैसे हम अगर कोई प्लस का कारण में ले लेते हैं, कुछ कोई सा भी कारण में ले सकते हैं, यानी कि 4 एक पूर्णांक संख्या है। 4 क्या है मेरा, एक पूर्णांक संख्या है तथा परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। आप 4 के जगह माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी, चाहे आप -2 भी बोल सकते हैं, माइनस मतलब 30 भी बोल सकते हैं, जितना भी बोल सकते हैं आप, ये सभी क्या होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरे में, बोला क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, औसत। प्रत्येक परिमेय संख्या, आप लोग तो वैसे प्रश्न देख रहे होंगे बोर्ड पे, क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, नहीं, औसत है। आप बताएंगे कैसे, कारण देखिए। कारण में हम देते हैं, जो हमारा 2/3 एक परिमेय संख्या है ना, 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन हमारा पूर्णांक नहीं है। 2/3 पूर्णांक नहीं है। अगर ये पूछे 2.5 तो ये तो मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो दशमलव में भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे और मतलब भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1 होगा। ये असत्य है। अब कैसे असत्य है अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, आप कारण देखिए, हम कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं, 4/2 ही ले लेते हैं, 4/2 ले लेते हैं, तो इसका मान कितना आता है, ये परिमेय संख्या और इसका मान 2 आता है। जब हम भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 एक क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है मेरा,
पूर्णांक है ना, तो वही बोला जी मतलब कहने का मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि यदि कोई परिमेय संख्या यानी कि 4/2 लिए परिमेय संख्या यदि पूर्णांक है तो ये भाग देंगे तो 2 निकल के आता है, 2 क्या है हमारा पूर्णांक है। तो उसमें बोल रहा है उस कंडीशन में हमारा q का मान ±1 होना चाहिए। बोला है जो वो तभी संभव हो सकता है जब q बराबर ±1 होगा, लेकिन हमारा q बराबर यहाँ पे कितना निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, 1 तो निकला नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल ±1 ही होना चाहिए, लेकिन अगर हम +-1 नहीं भी देते हैं, 2 भी देते हैं तो हमारा हो जाता है। इसीलिए इसका मतलब ये कथन जो दिया था वो क्या था, असत्य था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब 5 समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 5 क्वेश्चन को, यहीं पे समझ लेते हैं। 5 बोला यदि कोई परिमेय संख्या, चलिए ऊपर में ही समझ लेते हैं, वैसे आप क्वेश्चन हट जाएगा आप लोगों के आगे से। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता। हाँ ये सही है, ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा। कारण 4/3 4/3 क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। हाँ एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, 4/3 पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 4/3 कभी पूर्णांक हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे q बराबर नॉट इक्वल टू मतलब q बराबर कितना है 3 है, 1 नहीं है, मतलब +-1 नहीं हो सकता है वो बोला है, और हमारा 1 निकला भी नहीं है, नहीं निकला है, तो इसीलिए ये सत्य हो गया। वो बोल रहा है जो कोई परिमेय संख्या मतलब कोई परिमेय संख्या p बटे q पूर्णांक नहीं है, p बटे q कोई परिमेय संख्या, ये 4/3 तो परिमेय संख्या हुआ ना, लेकिन ये पूर्णांक हुआ, पूर्णांक तो नहीं हुआ, तो उसके लिए वो बोल रहा है q बराबर +-1 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो q बराबर 3 निकला है ना, +-1 तो नहीं निकला, इसीलिए ये सत्य है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से। अब चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। क्या बोला, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए ये कितना बच्चों वाला प्रश्न, इसे 9/1 लिख देंगे। दूसरे नंबर प्रश्न को चलिए लिख देते हैं, सभी के नीचे में हम 1 दे देंगे, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब 3 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और उसे भी इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न बोला है, क्या p बटे q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। अगर कोई मतलब बोला है कि p बटे q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0 हो, p बराबर अगर 0 हो तो 0 बटे q हो जाएगा, क्योंकि कभी भी मेरा परिमेय संख्या का परिभाषा होता है p, और p हमारा 0 हो सकता है लेकिन q कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसमें हम लोग क्या देंगे आंसर, हाँ 3 नंबर में क्या देंगे आंसर, हाँ देंगे 4 नंबर। 4 नंबर नहीं, ये 3 का 1 नंबर है और यहाँ पे दूसरा नंबर होगा। तो बोल रहा है जो क्या p बटे q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0। नहीं, ये नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा बताते हैं अभी आपको, क्योंकि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो वो फिर हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, उसमें भाग लगेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा तो अपरिभाषित है, यानी कि इसका मतलब q का मान 0 निकलेगा तो वो नहीं होगा परिमेय संख्या, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा जो आपको हो। अब चलिए हम 4 नंबर प्रश्न समझते हैं। तो 4 नंबर होता है, प्रश्न बोला रिक्त स्थानों को भरे। बोले मतलब 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। अब बोला इसमें शांत होगा या अशांत होगा, इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे शांत लिख सकते हैं। अब कैसे होगा ये मैंने आप लोग को पीछे ही बता दिया था जब मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे उसमें, और जब आप लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा था तो उसमें बता दिया था जी अगर किसी भी संख्या के हर में, किसी भी संख्या के हर में अगर ऊपर में कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन हर में क्या होना चाहिए तो 2/n गुना 5/m का घात हो, अगर रूप का हो तो वो हो जाएगा शांत हो जाएगा, या 2/n का घात के रूप में हो तो भी शांत हो जाएगा, या किसी भी संख्या के नीचे में हर में 5/m का रूप का हो तो भी शांत हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को लिखा भी दिया था और बता भी दिया था, याद भी करवा दिया था। तो अगर आप लोग ने पार्ट 1 में या पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक मिल जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी भी चैनल पर पढ़िए ना तो आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, तभी आपका कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा और समझ में भी आएगा। हाँ तो चलिए हम लोग आपका कहाँ थे, 4 के 1 नंबर प्रश्न, ये क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। इससे पहले ही मैंने बता दिया और वैसे अभी भी बता दिया, क्या जो किसी भी संख्या के हर में अगर रूट गुणनखंड 2/n हो या 5/n हो या दोनों अलग अलग हो या दूसरा कुछ भी होगा तो वो शांत नहीं होगा, ये आप लोग समझ लीजिए।
अब 4 के दूसरे नंबर समझते हैं, जो 3/25 दिया हुआ है, ये 3/5, यहाँ पे कितना दिया था 3/7/16 दिया हुआ, 7/16 हम बराबर में लिख देते हैं 7, ठीक है ना, आपको समझने में तकलीफ ना हो। 3/25 दिया है, ये भी क्या हो जाएगा मेरा शांत हो जाएगा। जिस प्रकार हम देखते ही समझ जाते हैं, आप लोग भी उसी प्रकार देखते ही समझ जाएंगे, लेकिन हाँ आप लोग को भी प्रैक्टिस करना होगा। ये हो जाएगा अशांत, ये हो जाएगा अशांत। तो कैसे अशांत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका देखेंगे तो 12 का आपका अति कीजिए, गुणन फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर कीजिएगा तो ये 3 आएगा और ये 2 गुना 2 आएगा, यानी कि 4 आएगा। तो इसमें तो 2 है, लेकिन ये 3 आ गया ना, तो हमारा बोल रहा है मतलब उसमें बोला जाता है, यानी कि परमेय संख्या में जो शांत कौन होगा या कौन नहीं होगा, उसमें एक मतलब नियम है, जो अगर 2 या 5 छोड़ के कुछ और संख्या आता है तो वो क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे 3 आया तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर तो समझ गए हैं, यहाँ पे 5 नंबर से हम सॉल्व करते हैं। 5 नंबर प्रश्न, 5 का 1 नंबर। 5 में बोल रहा है हमारा, जो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पे कौन सा शांत दशमलव में होगा। तो आप लोग सी नंबर देखेंगे, तो सी नंबर में यानी कि 3 नंबर 9/16 ये शांत हो जाएगा। 5 में क्या होगा 3 नंबर आंसर होगा। अब 6 का बात करते हैं, तो 6 में बोल रहा है, जो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। अशांत मतलब वो शांत नहीं होगा, तो इसका 1 नंबर ही हो जाएगा 5/9। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 5/9 ये ना तो 2 का रूट गुणनखंड है और ना ही 5 का रूट गुणनखंड है, तो इसीलिए ये अशांत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ 5 नंबर 6 नंबर आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 7 नंबर समझेंगे और 8 नंबर। तो 7 नंबर बोला है, जो निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। अभी मैं आप लोग को पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अवसानी मतलब हो गया शांत, अवसानी मतलब शांत, अवसानी मतलब शांत। अनवसानी आवृत्ति यानी कि अशांत, अनवसानी आवृत्ति यानी कि अशांत। आप लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। अवसानी, अवसानी यानी कि शांत हो गया, ठीक है। अनवसानी यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अवसानी, अवसानी यानी कि शांत, और अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति, आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति यानी कि अशांत, अनवसानी आवृत्ति यानी कि अशांत। एक और होता है, क्या होता है तो वो भी लिख देते हैं, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। ये तो ना ही शांत होता है और ना ही ये अशांत होता है। देखिए अच्छे समझिएगा, इसमें अवसानी मतलब होता है शांत, अनवसानी आवृत्ति यानी कि अशांत, और एक होता है अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति ना तो ये शांत होगा ना ही अशांत होगा, ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो इसके आगे इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं जो कौन कौन मेरा अवसानी दशमलव को निरूपित करता है, यानी कि शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो एक नंबर होगा 3/8, और देखते हैं तो हम, और तीसरे नंबर भी होगा, इसमें तीसरे नंबर भी होगा 27/40, क्योंकि ये इस सभी का गुणनखंड जो है ना, ये 2 और 5 के सिवा कुछ और दूसरा का गुणनखंड नहीं आता है। एक 6 नंबर भी होगा, 6 नंबर में क्या है 25/128, 25/128, ये 2 का केवल फैक्टर्स हो सकते हैं 6 नंबर। और हम देख लेते हैं, और इतना ही होगा, ये 3 ही संख्या होगा साथ में, जो क्या हमारा अवसानी दशमलव को निरूपित करेगा। साथ में कितना संख्या होगा, तो 1 3 6 8 8 10, हाँ एक और 8 नंबर भी होगा, 8 नंबर भी। 8 नंबर में क्या है तो 29/50, 29/50, 29/50, 50 का भी गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुना, मैंने 5 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी 2 और 5 छोड़ के कुछ और नहीं आता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा तो अवसानी दशमलव को निरूपित करेगा। लेकिन जब अनवसानी का बात करें, 8 नंबर, अब हम लोग समझने अनवसानी का बात करें, यानी कि अशांत का बात कर रहा है, तो हमें शांत देख छोड़ के बाद में सबको अशांत को लिख लेना है। तो इसमें 8 के 1 नंबर भी आएगा,
इसमें केवल हम लोग केवल नंबर ही लिख दे देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्न किताब से देखकर, मतलब जो नंबर के हिसाब से 1 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और अगर हम इसमें बात करते हैं तो 6 नंबर भी आएगा, 7 नंबर भी आएगा और 8 नंबर भी आएगा। 6 नंबर भी आएगा, 7 नंबर भी आएगा और 8 नंबर भी आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों ने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग अभी नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी इससे आगे आप लोग को बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को समझते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आप लोग को पढ़ के समझा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है मेरा 9 नंबर क्या है, जो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए 9 नंबर इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है और इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के मतलब दशमलव में लिखने के लिए बोल रहा है, और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा या अनवसानी होगा, यही प्रकार के लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.36। ये क्या हो जाएगा 0.36। तो जब मेरा संख्या पूरी मतलब पूरा कट जाता है ना, तो वो क्या होता है तो शांत हो जाता है। जब कोई संख्या हमारा पूरा मर्त में कट जाता है, चाहे वो दशमलव में ही कटे या कुछ भी हो, तो वो क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम 10 में 3 से भाग देंगे तो ये कितना होगा तो 3.3 के ऊपर बार हो जाएगा, 3.3 के ऊपर बार हो जाएगा। यानी कि ये 3 जो है ना ये कटेगा नहीं, बार बार 3 3 3 3 3 3 3 3 करके आता ही रहेगा। तो ये क्या हो गया तो अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति, ये हो जाएगा मेरा अनवसानी पुनरावृत्ति। और हमारा एक बच्चा क्या है अनवसानी पुनरावृत्ति। हाँ, अब तीसरे नंबर प्रश्न का बात करें तो ये बोल रहा है हमारा जो 1/11 दिया है, तो वैसे आप लोग इसको भाग दे दीजिएगा, मैं भाग दे के रखा हूँ। तो इसको जब हम लोग भाग देते हैं ये कितना होता है तो 0.09 के ऊपर बार होता है, यानी कि 09 करके बार बार आता है। और तो इसका भी क्या हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति। अशांत भी एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। 7/8 है तो ये शांत होगा, कैसे, क्योंकि इसका हर गुणनखंड 2 का गुणनखंड के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा तो शांत होगा। लेकिन हम भाग देख के बताते हैं आपको कितना होगा। तो इसका भाग देख होगा 0.875, ये पूरी मेरा चला जाए कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। और इसमें तो भाग देंगे तो आप लोग 0.3 ही आ जाएगा, ये तो बिल्कुल ही शांत ही होगा। और 1/3, तो जब आप लोग 1/3 में भाग दीजिएगा तो ये 0.3 के ऊपर बार आएगा और ये भी हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न 9 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बोल रहा है तो आप लोग भाग देख के और डायरेक्टली इसका लिख दीजिएगा तो समझ में आ गया, मतलब आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है हमारा जो केवल अब चलिए हम आपको प्रश्न नंबर कितना है तो 10 नंबर पढ़ के समझाते हैं। निम्नलिखित परमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। इसमें बोला है दशमलव में लिखने के लिए, केवल दशमलव में लिखने के लिए। आप लोग एक सेकंड वेट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 5/16 दिया हुआ है, तो इसको जब आप लोग भाग दीजिएगा, मैंने भाग दे के रखा है जो टाइम कम लगे इसीलिए आप लोग भाग दे के निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो 0.3125 होगा, 0.3125 होगा, ठीक है। अब 10 में जब 3 से भाग दीजिएगा तो ये 3.3 के ऊपर में बार होगा, और जब 3 में 11 से भाग दीजिएगा तो ये 0.27 के ऊपर बार हो जाएगा। जब 6 में आप लोग 7 से भाग दीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा हो रहा है तो हम देख के लिखते हैं 0.85717142, ये सारे संख्या के ऊपर बार हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप लोग भाग देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा इतना हो जाएगा और इस संख्या के ऊपर में बार हो जाएगा। अब बताइए अगर हम भाग देना अभी शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो भाग देना में मतलब देने में ही हमारा समय बीत जाएगा। इसीलिए हम लोग भाग पहले देख के लिख मतलब रखे रहते हैं, जिससे आपको केवल और केवल समझा दे, क्योंकि ये भाग देना ये बच्चों का चीज़ है, ये आप लोग अपने घर पर भी दे सकते हैं। और ये पूरा मतलब कट जाएगा क्योंकि इसका रूट गुणनखंड 2 और 5 के रूट गुणनखंड का है।
और जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.83 के ऊपर में बार। अब यहाँ पे हम समझते हैं तो ये 33, यहाँ पे 33 बटा 26 है, तो 33 बटा 26 के क्या हो जाएगा, इसको जब आप लोग भाग दीजिएगा तो 1.2692307 और यहाँ से इस पे क्या है तो बार है, इस 6 से अब यहाँ से इस पे बार है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और समझ में भी क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 नंबर से हम लोग आगे के पार्ट में यानी कि पार्ट 6 में सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अगर आप लोगों ने इससे पीछे पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट जो था वो क्लियर कर दिया था। मैं हर एक चैप्टर का पहले बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद उसके टॉपिक यानी कि प्रश्न को सॉल्व करवाता हूँ, जिससे आपका पकड़ बन जाए उस चैप्टर के अंदर और आप भूले नहीं प्रश्न को। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोग नए चैनल मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज के बाद में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।